नमस्कार दोस्तों, सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं एक बेहद बेहद महत्वपूर्ण विषय में। यूनिट 12, वन और जनजातीय अर्थव्यवस्थाएं, मतलब फॉरेस्ट्स एंड ट्राइबल इकोनॉमीज। हाँ, और ये यूनिट यूपीएससी के लिहाज से बहुत ही क्रूशल है, खासकर अगर आप जीएस पेपर 3 देखें, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इकोलॉजी, और जीएस पेपर 1 में मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा। बिल्कुल। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जंगल, लोगों की आजीविका और खासतौर पर औपनिवेशिक नीतियां, मतलब कॉलोनियल पॉलिसीज, इनका जनजातीय और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्थाएं थीं, उन पर क्या और कितना गहरा असर पड़ा। और एक बड़ा सवाल जिस पर हम गौर करेंगे वो ये है कि क्या ये जो औपनिवेशिक वन नीतियां थीं, जिन्हें कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसीज कहते हैं, क्या वो वाकई एक कॉलोनियल वाटरशेड थी, मतलब एक बड़ा निर्णायक मोड़, या फिर जो चीजें पहले से चली आ रही थी उन्हीं का एक तरह से विस्तार थी। हम कोशिश करेंगे कि इस यूनिट के हर पहलू को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक डिटेल में खंगालें। कोई पॉइंट छूटेगा नहीं, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। हाँ, तो तैयार हो जाइए एक गहन विश्लेषण के लिए। लेट्स अनपैक दिस। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 12.1 इंट्रोडक्शन से। पहले क्या था कि करीब 1970 और 80 की शुरुआत तक ज्यादातर जो पढ़ाई या अकादमिक चर्चा होती थी वो स्थायी खेती, परमानेंट कल्टीवेशन पर ही केंद्रित रहती थी। सही कहा, लेकिन 80s के मध्य से ये ट्रेंड बदलने लगा और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ आया रामचंद्र गुहा की किताब द अनक्वाइट वुड्स से। ये किताब काफी प्रभावशाली रही। अच्छा, तो गुहा ने क्या दिखाया इस किताब में? गुहा ने दिखाया कि कैसे अंग्रेजों के समय में जब रेलवे का विस्तार हुआ और उसके लिए लकड़ी, टिम्बर की जरूरत बेतहाशा बढ़ी, तो जंगलों और राज्य के बीच का जो रिश्ता था वो पूरी तरह बदल गया। गुहा और उस दौर के जो दूसरे विद्वान थे, उन्होंने 3 मुख्य बातें सामने रखीं। पहली कि ये जो वैज्ञानिक वानिकी थी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, इसे दोबारा सुनिए, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ये आधुनिक पूंजीवाद, मॉडर्न कैपिटलिज्म के लिए बनी एक व्यवस्था थी। मतलब स्थानीय जरूरतों के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। इसे स्थानीय जनजातीय समाजों पर आप कह सकते हैं थोपा गया था। ये वैश्विक मांगों, ग्लोबल डिमांड्स को ज्यादा देखती थी, स्थानीय जरूरतों को बहुत कम। और दूसरी बात? दूसरी बात कि एक ही तरह के पेड़ लगाना, जिसे मोनोकल्चर्स कहते हैं, और जो प्राकृतिक वन थे विविधताओं से भरे हुए, उन्हें इमारती लकड़ी के बागानों, टिम्बर प्लांटेशंस में बदल देना, यही वैज्ञानिक वानिकी का आधार था। और जाहिर है इसने वनों की जो जैव विविधता थी, बायोडाइवर्सिटी, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। और तीसरा बिंदु क्या था? तीसरा कि वनों पर राज्य का एकाधिकार, स्टेट मोनोपोली, स्थापित हो गया। और इस वैज्ञानिक वानिकी के विकास ने स्थानीय लोगों को उनकी वन भूमि से विस्थापित कर दिया, डिस्प्लेस्ड कर दिया, और उनके जो पारंपरिक वन अधिकार थे, फॉरेस्ट राइट्स, उनको छीन लिया। इसीलिए गुहा ने इसे वो टर्म दिया, औपनिवेशिक जल विभाजक। जल विभाजक या कॉलोनियल वाटरशेड, इसे फिर से नोट करें, कॉलोनियल वाटरशेड। गुहा का तर्क था कि इसने वन उपयोग का पूरी तरह से व्यावसायीकरण कर दिया, कमर्शलाइजेशन कर दिया, और ऐसा विनाश लाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ये विचार के वनों पर औपनिवेशिक नियंत्रण व्यावसायिक जरूरतों, कमर्शियल नीड्स से ज्यादा प्रेरित था, संरक्षण या कंजर्वेशन से कम। इस पर गुहा के बाद कई और विद्वानों ने भी चर्चा की, लेकिन इसका विरोध भी हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल हुआ, पुरजोर विरोध हुआ। जैसे रिचर्ड ग्रोव हैं, रिचर्ड ग्रोव, उन्होंने अपनी किताब ग्रीन इंपीरियलिज्म में ये तर्क दिया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, वास्तव में संरक्षण के प्रति भी सचेत था। अच्छा, मतलब वो पर्यावरण बचाने की भी सोच रहे थे? ग्रोव का तो यही कहना था, लेकिन फिर रवि राजन जैसे इतिहासकारों ने कहा कि ग्रोव की जो समझ है वो अधूरी है। राजन का तर्क था कि साम्राज्यवाद संरक्षण के प्रति अगर सचेत था भी, तो इसलिए क्योंकि संरक्षण पूंजीवाद के लिए जरूरी था। कैसे? क्योंकि संरक्षण से उन्हें राजस्व, रेवेन्यू और प्राकृतिक संसाधन जुटाने में मदद मिलती थी। ये कोई परोपकार नहीं था, और ये सिर्फ उपनिवेशों, कॉलोनीज तक ही सीमित नहीं था। यूरोप में भी राज्य वानिकी, स्टेट फॉरेस्ट्री के द्वारा आंतरिक उपनिवेशीकरण, इंटरनल कॉलोनाइजेशन आम बात थी। ओह, मतलब अपने ही देश में संसाधनों पर कब्जा करना। हाँ, कुछ वैसा ही।
तो इसे सिर्फ एक कॉलोनियल वाटरशेड कहना शायद पूरी तस्वीर न दिखाता हो। ये एक वैश्विक प्रक्रिया का हिस्सा था। इसी बहस के बीच फिर के शिवरामकृष्णन जैसे इतिहासकार आए। के शिवरामकृष्णन, उन्होंने क्या किया? उन्होंने स्थानीय वन अर्थव्यवस्थाओं और ये जो वैज्ञानिक वानिकी थी, इनके बीच के जटिल रिश्तों को समझने की कोशिश की। क्योंकि पहले की जो स्टडीज थीं, वो अक्सर सिर्फ राज्य की वानिकी और उसके प्रभाव पर ही केंद्रित रहती थीं। वो ये नहीं देखती थीं कि असल में जमीन पर वन अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती हैं, उनके अंदरूनी डायनामिक्स क्या हैं। हाँ, ये एक जरूरी बात है। बिल्कुल, वनों को अक्सर एक बड़ी स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग माना ही नहीं गया, और उपनिवेशवाद और वानिकी के रिश्ते को भी बहुत संकीर्ण रूप से देखा गया। उसे औपनिवेशिक सरकार की जो व्यापक कृषि नीतियां थीं, अग्रेरियन पॉलिसीज, उनसे जोड़कर नहीं देखा गया। तो इस यूनिट 12 का उद्देश्य क्या है फिर? इसका उद्देश्य है, पहला, वन अर्थव्यवस्थाएं कैसे काम करती थीं और व्यापक राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी से उनके संबंध क्या थे, इसे समझना। दूसरा, वन अर्थव्यवस्था का परिवर्तन और विकास कैसे हुआ। तीसरा, औपनिवेशिक वन प्रबंधन के विभिन्न चेहरे क्या थे। और चौथा, स्थानीय संसाधन उपयोग के जो पैटर्न थे और ये जो वैज्ञानिक वानिकी आई, उनके बीच जो जटिल संबंध बने, उन पर चर्चा करना। ठीक है, तो अब हम आते हैं सेक्शन 12.2 पर, फॉरेस्ट्स एंड लाइवलीहुड्स, यानी वन और आजीविका। हाँ, अब देखिए, ज्यादातर जो साहित्य है वो यही कहता है कि भारत के जंगल आदिवासी लोगों का घर थे और वो अपनी गुजर बसर के लिए मुख्य रूप से वनों पर ही निर्भर थे। और ये सच भी है ना, काफी हद तक? हाँ, काफी हद तक सच है, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। जंगल सिर्फ आदिवासी समूहों के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों, पेजेंट्स, कारीगरों, क्राफ्ट्समैन और चरवाहा समुदायों, पैस्ट्रल कम्युनिटीज के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण थे। मतलब जंगल एक तरह का कॉमन स्पेस था। बिल्कुल, एक ऐसा स्थान थे जहां विभिन्न हितों, कंपीटिंग इंटरेस्ट का टकराव भी होता था और मेलजोल भी। तो इस सेक्शन में हम वन और विभिन्न आजीविका पैटर्न के बीच के संबंधों को देखेंगे। और हाँ, हम आदिवासियों पर यहाँ ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि यूनिट 13 खास तौर पर उनके बारे में है। तो 12.21 है फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर, वन और कृषि। देखिए, वनों और कृषि समाजों के बीच का जो संबंध था, वो अक्सर विरोधाभासी, एंटागोनिस्टिक लगता है। कैसे? क्योंकि खेती का विस्तार मतलब वनों की कटाई। ज्यादा खेत चाहिए तो जंगल काटने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ किसान अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, जैसे जलाऊ लकड़ी, फायरवुड, और पशुओं के लिए चारा, फॉडर, इन सब के लिए भी जंगलों पर ही निर्भर थे। हाँ, ये तो है। मतलब एक तरफ काट रहे हैं, दूसरी तरफ उसी पर निर्भर हैं। बिल्कुल, ये जटिल और विरोधाभासी रिश्ता जो था, वो विनिमय, एक्सचेंज और उत्पादन, प्रोडक्शन के कई संबंधों से जुड़ा हुआ था। उदाहरण के लिए यूपी हिल्स यानी उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके को लेते हैं। डांगवाल का काम है इस पे। हाँ, अजय डांगवाल। हाँ, उन्होंने दिखाया है कि कैसे जो सामान्य भूमि थी, कॉमन लैंड्स और जंगल, वो कंदमूल, ईंधन, सब्जियां, पानी, घरों के लिए स्लेट और खेतों के लिए गाद, सिल्ट, ये सब प्रदान करते थे। यानी ये चीजें किसानों के संसाधनों को बढ़ाती थीं। बिल्कुल, और कृषि अर्थव्यवस्था का जो पारिस्थितिक संतुलन था, इकोलॉजिकल बैलेंस, और मिट्टी की उर्वरता, सॉइल फर्टिलिटी, उसे बनाए रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण थे। और मध्य भारत में कैसा था, सेंट्रल इंडिया में? मध्य भारत के मैदानों में भी जंगल गांव के जो सामान्य संसाधन थे, कॉमन रिसोर्सेज, उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे गांव की बस्तियां। और एक खास दस्तावेज होता था, वाजिब उल अर्ज। इसे ध्यान से सुने, वाजिब उल अर्ज। वाजिब उल अर्ज, ये क्या होता था? ये गांव स्तरीय राजस्व दस्तावेज था, विलेज लेवल रेवेन्यू डॉक्यूमेंट। इसमें वनों और चारागाहों पर किसानों के क्या अधिकार हैं, ये परिभाषित किया जाता था। अच्छा। और यहीं पर किसान आदिवासी समुदायों के संपर्क में आते थे, और अक्सर वो आदिवासियों को मवेशी चराने और जंगल से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने जैसे कामों के लिए रखते भी थे। मतलब एक तरह का लेन देन था उनके बीच। बिल्कुल। अब मध्य भारत में भी यूपी हिल्स की तरह ही खेती के विस्तार से वनों की कटाई हुई। इससे कभी कभी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिक चेंजेस पर भी असर पड़ा और सूखे का प्रभाव बढ़ा। और जब सूखा पड़ता होगा तब तो जंगल और जरूरी हो जाते होंगे। हाँ बिल्कुल,
गरीब किसानों को खाने के लिए जंगल के फल वगैरह इकट्ठा करने पर निर्भर होना पड़ता था। फसल पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न्स में भी बदलाव आए। झूम खेती, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के कुछ तरीके किसान खेती में भी अपनाए गए। जैसे गौंड समुदाय का एक तरीका था, उसका संशोधित रूप इस्तेमाल हुआ। इससे उत्पादकता पर असर पड़ा। यूपी हिल्स में भी किसान ऊंचाई वाले सूखे इलाकों और घाटी के उपजाऊ भूमि दोनों पर खेती करते थे। डांगवाल ने इसका भी जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर वन भूमि में खेती के विस्तार ने सिर्फ जंगलों को ही नहीं बदला, बल्कि किसानों, आदिवासियों और पूरी कृषि प्रणाली से जुड़े सभी लोगों की आजीविका को बदल दिया। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। अब आते हैं अगले हिस्से पर, 12.2.2 फॉरेस्ट्स एज पास्टरलैंड्स, यानी चारागाह के रूप में वन। देखिए, वनों, कृषि अर्थव्यवस्थाओं और जो दूसरी सामान्य भूमियां थीं, उनके बीच का इंटरफेस हमें चराई, ग्रेजिंग के लिए वनों और सामान्य भूमियों के मौसमी उपयोग, सीजनल यूज में भी दिखता है। मतलब चरवाहे मौसम के हिसाब से जंगल इस्तेमाल करते थे। हाँ, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण लें। सबरवाल का काम है इस पर। उन्होंने दिखाया कि चरवाहों को मौसमी चराई के लिए वन भूमि मिलती तो थी, लेकिन ये अधिकार उन्हें स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पट्टे पर, लीज पर दिए जाते थे, सीधे राज्य से नहीं। अच्छा, मतलब गांव वालों का नियंत्रण था। हाँ, इसी प्रकार चंबा के जो शासक थे, वो भी जब भूमि अधिकार देते थे तो स्थानीय अर्थव्यवस्था में वनों का क्या योगदान है, इसे महत्वपूर्ण मानते थे। सिंह ने इस पर लिखा है, मध्य पंजाब में जो एल्पाइन चराई होती थी ऊंचे पहाड़ों पर, वो चारागाहों और वन भूमि में चरवाहों के सामूहिक अधिकारों, कलेक्टिव राइट्स द्वारा नियंत्रित होती थी। भट्टाचार्य का काम है इस पर। चराई उनके वार्षिक चारागाह चक्र, एनुअल पेस्टोरल साइकिल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। और मध्य प्रांतों, सेंट्रल प्रोविंसेस में क्या स्थिति थी? मध्य प्रांतों में जहां रैयतवाड़ी गांव थे, उनकी सीमा पर किसान, वनवासी और कुछ विशेष चरवाहे समुदाय जैसे अहीर, ग्वारी और बंजारे, इन नामों को फिर से सुने, अहीर, ग्वारी और बंजारे, ये सब वन भूमि साझा करते थे। हाँ, और ग्वारी क्या करते थे? अहीर अक्सर किसानों के मवेशियों को चराने के लिए जंगल ले जाते थे और इसके बदले उन्हें किसान परिवारों से मजदूरी मिलती थी, अनाज या पैसे के रूप में। जंगलों में रहने वाले गोंडों और दूसरे वनावासी समुदायों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध बन जाते थे इन रोज की यात्राओं के कारण। ये दिलचस्प है, मतलब आर्थिक रिश्ते सामाजिक रिश्तों में बदल रहे थे। हाँ, बिल्कुल। रसेल ने लिखा है कि चांदा जिले में अहीरों ने गोंडों के साथ इतने घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए थे कि वो न केवल गोंडों को मवेशी चराने के लिए काम पर रखते थे, बल्कि उन्हें अहीर जाति में शामिल भी कर लेते थे। सच में? जाति में शामिल कर लेते थे। हाँ। बल्कि ये भी माना जाता है कि चांदा का जो ग्वारी समुदाय है, उसकी उत्पत्ति ही गोंडों और अहीरों के बीच अंतर्विवाह, इंटरमैरिज से हुई है। मंडला जिले में तो आलम ये था कि गांव वाले सोचते थे कि अहीर शायद हिंदू समुदाय का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि वो गोंडों के साथ इतना रहते थे। ये सामाजिक धारणाएं भी कितनी मजबूत होती हैं। बिल्कुल। अब बंजारों की बात करते हैं। उनका रिश्ता किसान और वन समुदायों के साथ थोड़ा अलग था। एडवर्ड बैल्फोर ने 1840 के दशक में मध्य भारत के बंजारों को अनाज व्यापारी, ग्रेन मर्चेंट्स बताया था, जो बैलगाड़ियों पर अपना माल लाद कर ले जाते थे। ये तो लंबी दूरी का व्यापारी हुए। हाँ, बहुत लंबी दूरी तय करते थे, मुश्किल इलाकों से गुजरते थे और उन जिलों में अनाज की आपूर्ति करते थे जहां कमी होती थी। बाद में उन्होंने सेना के शिविरों में भी अनाज की आपूर्ति शुरू कर दी और इस तरह मध्य प्रांतों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। मतलब वो सिर्फ व्यापारी नहीं थे, एक तरह से सप्लाई चेन का हिस्सा थे। हाँ, बंजारे नमक और तेल बेचकर और माल ढुलाई करके अपनी आजीविका चलाते थे। चारण, जो भाट होते हैं, और बंजारे, ये राजपूत और मराठा सेनाओं के लिए भी समान होते थे। कम्बलेज, मैकेंजी, रसल और हीरालाल, इन सब ने इसका जिक्र किया है। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ इलाकों से गुजरने की उनकी जो क्षमता थी, उसने उन्हें शासकों के लिए अनिवार्य बना दिया था। शासक उन पर संदेश और हथियार ले जाने के लिए भी निर्भर रहते थे। इसीलिए शायद अंग्रेज उन्हें अक्सर लुटेरे और डाकू कहते थे, क्योंकि वो उनके नियंत्रण से बाहर थे। बिल्कुल, यही विरोधाभास है। वो नियमित रूप से जंगलों में अपने पशु चराते थे और उनका जो खानाबदोश रास्ता था, नोमैडिक ट्रैक्ट, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लेकर नीचे आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था और मध्य प्रांत इसके बीच में पड़ता था। लेकिन किसान अर्थव्यवस्था के लिए उनकी उपयोगिता कम थी। हाँ, न्यूनतम थी।
हालांकि वो किसानों को कुछ दूध उत्पाद वगैरह बेचते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसान के मवेशियों को नहीं चराया। ये काम गांव के जो ज्यादा विश्वसनीय माने जाने वाले चरवाहे और निवासी थे, जैसे अहीर और ग्वारी, वही करते थे। विश्वसनीय क्यों? क्योंकि अहीर और ग्वारी को हालांकि निम्न जातियों का सदस्य माना जाता था, फिर भी वो गांव समुदाय के भीतर जो आदान प्रदान की व्यवस्था थी उसमें शामिल थे। बंजारे बाहरी थे, घूमते रहते थे, उन पर शायद उतना भरोसा नहीं किया जाता था। ये सामाजिक पदानुक्रम और भरोसे का खेल था। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 12.2.3 पर, फॉरेस्ट्स एंड हाउसहोल्ड इंडस्ट्री, वन और घरेलू उद्योग। हाँ, जहां चरवाहों की आवाजाही ने विभिन्न स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक तरह से मध्यस्थता का काम किया, वहीं जंगलों और शहरी केंद्रों के बीच का जो संबंध था वो कारीगरों, आर्टिजन्स की गतिशीलता, मोबिलिटी से बना रहा। इन कारीगरों ने वनों के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ और भी व्यापक संबंध विकसित किए। कैसे? कोई उदाहरण? लाख के गहने और खिलौने बनाने वालों का उदाहरण लेते हैं। लाख का काम करने वाले कारीगर, जिन्हें लखेरा कहते हैं, वो जरूरी नहीं कि जंगल के अंदर ही रहते हो, बल्कि उच्च जाति के किसान और कारीगर तो लाख के प्रसार, लैक प्रोपगेशन, को एक तरह की अंधविश्वासी घृणा, सुपरस्टिशियस रिपग्नेंस से देखते थे। अच्छा, तो फिर लाख कहाँ से आती थी? इसलिए ये कारीगर गोंड, कोरकू और बैगा, इन नामों को फिर सुने, गोंड, कोरकू और बैगा जैसे वनवासी समुदायों से लाख की छड़ें खरीदते थे। रसल और हीरालाल ने इसका जिक्र किया है। लाख इकट्ठा कब होती थी? लाख का बीज साल में 2 बार आता था, दिसंबर में और जून में। इसे इकट्ठा करने के लिए जून जुलाई, जिसे बैसाख फसल कहते हैं, और अक्टूबर नवंबर, जिसे कार्तिक फसल कहते हैं, में काफी श्रम की जरूरत होती थी। इसके बाद लाख को बाजारों में ले जाया जाता था, जहां वनवासी इसे इन कारीगरों को बेचते थे। मंडला के पास जो मुख्य लाख बाजार था वो सिवनी में था, जहां लाख की बहुत मांग थी। और फिर कारीगर उसका क्या करते थे? इकट्ठा करने के बाद लाख को पहले लकड़ी से हटाया जाता था, फिर जो टहनियां और छालें होती थीं उन्हें लंबी सूती थैलियों में रखा जाता था। इन थैलियों को गर्म किया जाता था और जो लाख की गोंद होती थी, लैकर गम, उसे निचोड़कर निकाला जाता था। फिर उसमें मिट्टी और दूसरी सामग्री मिलाकर खिलौने और चूड़ियां बनाई जाती थीं। तो लखेरा लोगों की आय भी मौसमी होती होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके लिए सबसे अच्छा व्यवसाय त्योहारों के समय होता था। उनके मुख्य बाजार तो मध्य प्रदेश के मंडला और सिवनी जैसे छोटे शहरों में थे, लेकिन वे गांवों में घूम घूम कर भी चूड़ियां बेचते थे। तो ये एक और लिंक बन गया? बिल्कुल, कस्बों के बाहरी इलाकों में इन लाख कारीगरों की उपस्थिति और दूसरी तरफ कोरकू, गोंड और बैगा की लाख बेचने के लिए आवाजाही, इसने शहरी, कृषि और वन समाजों के बीच बहुत जटिल संबंध कॉम्प्लेक्स लिंकेजेस स्थापित किए। लेकिन इस नेटवर्क में जनजातियां सबसे निचले पायदान पर थीं। क्यों? उन्हें बाजारों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और अपनी लाख उन कीमतों पर बेचनी पड़ती थी जो कारीगर देने को तैयार होते थे। सामाजिक पदानुक्रम, सोशल हायरार्की में भी लखेरा लोग बैगा आदिवासियों से श्रेष्ठ माने जाते थे। रसल और हीरालाल ने ये भी नोट किया है। रंगाई के काम में भी ऐसा ही था क्या? हाँ, रंगाई, डाइंग के मामले में भी शहरी केंद्रों और जंगलों के बीच इसी तरह के संबंध साफ दिखते थे। प्रांत के जो मुख्य रंगरेज थे, डायर्स, उनमें कोष्ठी, छिप्पास, निल्लर, रंगारी और रंगरेज शामिल थे। वे पारंपरिक रंगों में धागे और कपड़े रंगते थे। मुख्य रूप से लाल और पीला रंग इस्तेमाल होते थे, जो अल, कुसुम और रुहुन जैसे पेड़ों की जड़ों से मिलते थे। ये रंग निकालते कैसे थे? रेजिन पेड़ से टपकाकर, ट्री टैपिंग करके या कुछ मामलों में जड़ों को कूटकर निकाला जाता था। जेम्स फॉर्सिथ ने ये तो दर्ज नहीं किया कि ये रेजिन या गोंद रंगरेज खुद निकालते थे या वनवासियों से खरीदते थे, लेकिन जो रंगरेज और रंगारी रेशम की किनारी वाले कपड़े बुनते थे वो अपने धागे को लाख या पलाश के फूलों से रंगते थे। और चूंकि ये लोग शारीरिक श्रम से कतराते थे तो संभावना यही है कि वे वनवासियों से ही लाख और पलाश के फूल खरीदते थे। अच्छा, इसके अलावा जो टसर रेशम उद्योग था, टसर सिल्क इंडस्ट्री, और रेशम बुनकर वो गोंडोनवारा रेशम के कोकून, सिल्क कोकून्स इकट्ठा करने पर पूरी तरह निर्भर थे।
कोष्टी जैसे रेशम बुनकर वन समुदायों से कोकून खरीदते थे, उन्हें उबालते थे और फिर धागे को रील पर लपेटते थे। रंगरेज नीले या काले रंग बनाने के लिए हरड़, माइरोबैलेंस के फूलों का इस्तेमाल करते थे, जबकि लाल रंग लाख से निकाला जाता था। और सूती कपड़ों के लिए? अन्य सूती बुनकर जैसे छिप्पास, निल्लर और रंगरेज वो भी कपड़े के लिए रंग बनाने के लिए इसी तरह के फूल खरीदते थे। अब ये जरूरी नहीं कि इन रंगरेजों ने वन समुदायों के साथ बहुत घनिष्ठ सामाजिक संबंध विकसित किए हों। कोष्टी जैसे लोग तो शहरों में रहते थे, उनकी आय अच्छी थी और वन समुदायों के साथ अपने संबंधों में वे शक्ति का प्रयोग करते थे, मतलब बार्गेनिंग पावर उनके पास ज्यादा थी। लेकिन फिर भी इन कारीगरों की खुद जंगल जाकर रेजिन इकट्ठा करने की अनिच्छा ने उन्हें गतिशील वनवासियों पर निर्भर बना दिया था। रसेल और हीरालाल का जिक्र यहाँ भी आता है। और लोहे का काम, आयरन स्मिथी। हाँ, घरेलू उद्योग और किसान अर्थव्यवस्थाओं के बीच इसी तरह का अंतर संबंध लोहारी, आयरन स्मिथी और ग्रामीण इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी देखा जा सकता था। स्थानीय लौह अयस्क गलाने वाले, आयरन ओर स्मेल्टर्स और कारीगर, विशेष रूप से अगरिया समुदाय, इसे फिर से सुने, अगरिया, ये लोग जंगली क्षेत्रों में लौह अयस्क का खनन करते थे और आदिवासी लोगों और किसानों दोनों के औजारों की मरम्मत करते थे। मतलब ये सिर्फ कारीगर नहीं थे, करते थे। एल्विन ने इस बारे में लिखा है, वेरियर एल्विन। तो सेक्शन 12.2 का अगर हम सार देखें तो क्या निकलता है? संक्षेप में यही कि वन अर्थव्यवस्था कोई बंद अर्थव्यवस्था नहीं थी, नहीं ये केवल पेड़ों के इर्द गिर्द घूमने वाली अर्थव्यवस्था थी, बल्कि जंगल एक बड़ी कृषि प्रणाली का हिस्सा थे जो किसानों, चरवाहों और कारीगरों को बहुत सी सहायक सेवाएं, सपोर्ट सर्विसेज प्रदान करते थे। इसीलिए वन प्रबंधन में होने वाले किसी भी बदलाव का असर इन सभी समूहों पर पड़ना लाजमी था। बिल्कुल, विभिन्न इलाकों और क्षेत्रों में ऐसे सभी समूहों पर इसका प्रभाव पड़ा। वन और कृषि समाजों में जो औपनिवेशिक हस्तक्षेप हुए, इंटरवेंशंस हुए, उन्हें हमें इसी व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए। तो अब हम आते हैं उस बड़े सवाल पर। सेक्शन 12.3 फॉरेस्ट्री एंड द कॉलोनियलिज्म, यानी वानिकी और उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद ने इस पूरी व्यवस्था को आखिर बदला कैसे? देखिए, 19वीं सदी के मध्य से देश के अधिकांश हिस्सों में वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, फिर से दोहरा रही हूं, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री लागू की गई। इसका मुख्य उद्देश्य, जैसा हमने पहले भी बात की, वनों पर नियंत्रण करना था और ये सुनिश्चित करना था कि वनों का उपयोग बड़े शाही हितों, इंपीरियल इंटरेस्ट्स के लिए किया जाए। और इसमें रेलवे एक बड़ा फैक्टर था। बहुत बड़ा। रेलवे के विस्तार का सीधा मतलब था स्लीपरों के लिए लकड़ी की भारी मांग, और जंगलों को इस मांग को पूरा करना था। इसका प्रभाव विशेष रूप से उत्तर पश्चिमी प्रांतों, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, गढ़वाल क्षेत्र जहां देवदार और चीड़ के पेड़ थे, और मध्य प्रांतों, सेंट्रल प्रोविंसेस, जहां साल के पेड़ थे। मध्य प्रांतों में तो वन क्षेत्रों को 1864 में वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के गठन से पहले ही साल की कटाई के लिए ठेके पर कॉन्ट्रैक्टेड आउट दे दिया गया था। और रियासतों के जंगलों का क्या हुआ? औपनिवेशिक सरकार ने वहां भी दखल दिया। टिहरी गढ़वाल साम्राज्य के जो देवदार और चीड़ के जंगल थे, उनके पट्टे लीज पर उन्होंने सफलतापूर्वक बातचीत की और इन जंगलों से मिलने वाला वार्षिक लाभ सालों साल बढ़ता गया। 1910 से 1925 के बीच ये लगभग 1.6 लाख रुपए सालाना था। काफी बड़ी रकम थी उस समय के हिसाब से। हाँ, और हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और मध्य भारतीय राज्यों के शासकों के साथ भी इसी तरह के सौदे किए गए। फिर जब विश्व युद्ध का दौर आया, अंतर्युद्ध काल, इंटरवॉर पीरियड, तो भारत के वनों का सामरिक महत्व, स्ट्रैटेजिक वैल्यू और भी बढ़ गया। सेना के लिए? हाँ, एक म्यूनिशंस बोर्ड बनाया गया था। उसकी एक खास टिम्बर ब्रांच थी। उसे 2,28,076 टन लकड़ी की आपूर्ति की गई। मिस्र और इराक में जो सैन्य अभियान चल रहे थे, उनके लिए 50,000 टन चारा भेजा गया। 1914 और 1919 के बीच सैन्य अभियानों के लिए हर साल लगभग 1.7 मिलियन क्यूबिक मीटर लकड़ी का निर्यात किया गया। ये आंकड़े देखिए, 1.7 मिलियन क्यूबिक मीटर हर साल। जबरदस्त शोषण था ये तो। और इसके साथ ही मध्य भारत में जो रेजिन उद्योग था, वो फ्रांस और अमेरिका की बारूद फैक्ट्रियों, गन पाउडर फैक्ट्रीज के लिए एक वरदान साबित हुआ। इतने बड़े पैमाने पे ये सब करने के लिए तो एक पूरा सिस्टम चाहिए होगा। बिल्कुल, इतने बड़े पैमाने पर संचालन, नियंत्रण की एक व्यापक प्रणाली
और वन संसाधनों के व्यवस्थित शोषण सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन के बिना संभव ही नहीं था। तो इस सेक्शन में हम वैज्ञानिक वानिकी के कुछ सिद्धांतों और उन तंत्रों मैकेनिज्म्स पर विचार करेंगे जिनके द्वारा उन्हें लागू किया गया था। पहला उपखंड है 12.31 स्टेट मोनोपोली वर्सेस कम्युनिटी कंट्रोल, यानी राज्य एकाधिकार बनाम सामुदायिक नियंत्रण। हाँ, भारतीय वन अधिनियम 1865, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 के तहत वन क्षेत्रों पर राज्य के एकाधिकार की स्थापना तो हो ही गई थी, लेकिन औपनिवेशिक राज्य जंगली क्षेत्रों के स्थानीय उपयोग को विनियमित करने, रेगुलेट करने के लिए एक और ज्यादा कठोर कानून चाहता था। और वो आया 1878 में। हाँ, ये जरूरत भारतीय वन अधिनियम 1878 इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 द्वारा पूरी की गई, लेकिन इस पर बहुत गंभीर बहस हुई थी कि वनों पर किस तरह का नियंत्रण होना चाहिए। क्या बहस थी? एक तरफ B.H. बैडन पावेल जैसे अधिकारी थे, नाम याद रखें, B.H. बैडन पावेल। उनका तर्क था कि वन संसाधनों पर राज्य का अटल अधिकार है, इररिवोकेबल अथॉरिटी है, और लोगों को अगर कोई अधिकार दिया भी जाता है तो वो केवल राज्य की मर्जी पर, एट द प्लेजर ऑफ द स्टेट, प्राप्त एक विशेषाधिकार, प्रिविलेज होगा। फिर से सुनिए, एक प्रिविलेज, अधिकार नहीं। ये तो बहुत कठोर नजरिया था। इसने तो इस बात को माना ही नहीं कि वनवासियों, चरवाहों और कृषि समुदायों के जंगलों में कुछ पारंपरिक, प्रथागत अधिकार, कस्टमरी राइट्स थे। बिल्कुल नहीं माना, और इसीलिए वो इन संसाधनों का उपयोग करने के हकदार थे, ये बात भी नहीं मानी। इस स्थिति को गुहा ने विलयवादी स्थिति कहा है, एनेक्सेशनिस्ट पोजीशन। ये इस सिद्धांत पर आधारित थी कि जो भी भूमि खेती के तहत नहीं आती वो सब राज्य की है और सभी प्रथागत उपयोग सम्राट की दया पर निर्भर हैं। लेकिन इसका विरोध भी हुआ। हाँ, हुआ। खासकर मद्रास सरकार ने इसका विरोध किया। मद्रास के आयुक्त ने तर्क दिया कि गांव के जंगल गांव का विशेषाधिकार नहीं बल्कि गांव की संपत्ति है, विलेज प्रॉपर्टी है। अनजाने में ही सही, उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि राज्य का वनों पर पूर्ण नियंत्रण नहीं था। और फिर डाइटरिच ब्रांडिस आए, पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट्स। हाँ, डीट्रिच ब्रांडिस, उन्होंने इन दो चरम स्थितियों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की। ब्रांडिस स्वयं ग्राम वनों, विलेज फॉरेस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका में विश्वास करते थे और वो मद्रास सरकार से सहमत भी थे कि भारत में स्थानीय लोगों को वैसे ही अधिकार होने चाहिए जैसे यूरोप में एक उपयोगकर्ता, यूजर के होते हैं। तो उन्होंने क्या रास्ता सुझाया? उन्होंने विरोधी तर्कों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक बीच का रास्ता प्रस्तावित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्राम वनों में अधिकारों का प्रयोग तो हो, लेकिन राज्य के समग्र नियंत्रण, ओवरऑल कंट्रोल में रहकर। इसलिए उन्होंने राज्य द्वारा वनों के सीमित अधिग्रहण, रिस्ट्रिक्टेड टेक ओवर की वकालत की। गुहा के लेख में इसका और विवरण है, लेकिन अंततः इस मध्यमार्गी स्थिति ने भी केंद्रीकृत 1878 वन अधिनियम, सेंट्रलाइज्ड 1878 फॉरेस्ट एक्ट को ही रास्ता दिया। मतलब नियंत्रण केंद्र के पास ही रहा। अगला भाग है 12.3.2 ग्लोबल इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और फॉरेस्ट डाइवर्सिटी, वैश्विक औद्योगिक पूंजीवाद और वन विविधता। ये बात सच है कि शुरुआत में वानिकी सिर्फ लकड़ी, टिम्बर और मोनोकल्चर पर ही केंद्रित थी। रंगाराजन और गुहा दोनों ने ये कहा है। हालांकि 1880 के दशक के अंत तक शाही वानिकी की प्राथमिकताएं बदलने लगी, जिससे पता चला कि अब ये पूरी तरह सच नहीं था। मतलब उनका ध्यान दूसरी चीजों पर भी गया। हाँ, विभिन्न अवधियों में विभिन्न प्रकार के वन उत्पादों का महत्व बदला और ये बदलती वन प्रबंधन प्रथाओं और स्थानीय लोगों के साथ उनके संबंधों की प्रकृति को दर्शाता है। 19वीं सदी के मध्य में, खासकर 1865 में वन विभाग के गठन के बाद वन उपज को दो हिस्सों में बांटा गया, प्रमुख, मेजर, और लघु वन उपज, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, MFP। ये वर्गीकरण किस आधार पर था? उस समय वर्गीकरण का मानदंड था उत्पाद के निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन की विधि क्या है और उसका वाणिज्यिक मूल्य, कमर्शियल वैल्यू क्या है। और वाणिज्यिक मूल्य तय होता था विश्व बाजार, वर्ल्ड मार्केट में उसकी मांग से। इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ कि वनवासियों के अपनी कुछ चीजों में, जैसे औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पाद जैसे कत्था और बांस, इनमें वैज्ञानिक रुचि भी बढ़ी। रिचर्ड टकर ने पश्चिमी हिमालय के मामले में ये बात खास तौर पर नोट की है। उन्होंने क्या दिखाया?
उन्होंने दिखाया कि हालांकि क्षेत्र के वन अधिकारियों में गैर इमारती लकड़ी वन उपज का दस्तावेजीकरण करने की बौद्धिक जिज्ञासा तो थी, लेकिन उन्होंने इसका प्रबंधन बाजार पर छोड़ दिया। कैसे? ठेकेदारों द्वारा कत्था संग्रह के लिए कम लाइसेंस शुल्क लगाने की प्रणाली के माध्यम से। इन ठेकेदारों ने बदले में बड़ा मुनाफा कमाया, लेकिन ये पूरी प्रणाली कम से कम 1920 के दशक तक वन प्रबंधन की परिधि पर, पेरिफेरी पर ही बनी रही। मतलब मुख्य फोकस टिम्बर ही था। लेकिन मध्य प्रांतों में स्थिति अलग थी। हाँ, बिल्कुल। मध्य प्रांतों के जंगलों में औद्योगिक पूंजीवाद और बाजार की कहीं ज्यादा सक्रिय भूमिका देखी गई। लघु वन उपज की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग का पहला सबूत हमें लाख की बढ़ती कीमतों में दिखा। लाख की मांग क्यों बढ़ी? क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी में इसके कई औद्योगिक उपयोग थे और यहां से निर्यात की गई लाख को अक्सर 19वीं शताब्दी में इन देशों में ले जाकर शेलैक में बदला जाता था। प्रसाद ने इस पर लिखा है। तो क्या सरकार ने लाख उत्पादन बढ़ाने की कोशिश की? शुरुआती प्रयास हुए थे। लाख के प्रसार के तरीकों को संशोधित करने और लाख की नई किस्मों को पेश करने के प्रयास मध्य प्रांतों में विफल रहे। सरकार ने नोट किया कि चूंकि प्रांत अच्छी गुणवत्ता की लाख पैदा करने में सक्षम नहीं था, इसलिए सरकार के लिए खुद लाख की खेती करना ठीक नहीं है। तो फिर क्या किया? तो ये बेहतर माना गया कि निजी एजेंसियों और ठेकेदारों को लाख का प्रसार करने का अधिकार दिया जाए। जैसे कि वो यूरोपीय मैनेजिंग एजेंसियां? हाँ, बिल्कुल। मेसर्स जार्डेन एंड स्किनर, नाम याद रखें, मेसर्स जार्डेन एंड स्किनर जैसी यूरोपीय प्रबंध एजेंसियों को संबलपुर, जो आजकल उड़ीसा में है, के जंगलों के लिए पहला अनुबंध दिया गया। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया? संबलपुर के जो जिला आयुक्त के बोवी, उन्होंने तर्क दिया कि लाख का प्रसार केवल गोंड, बिंजवार और अन्य जंगली जनजातियों द्वारा किया जाता है, जो गरीब हैं और जीवित रहने के लिए हमेशा अग्रिम्स, एडवांसेस की आवश्यकता होती है। जबकि वे लाख का प्रसार करते हैं, सरकार केवल तभी अग्रिम दे सकती है जब उसके पास जंगल का पट्टा हो। रॉयल्टी लेकर सरकार और फर्म के हित समान रखे जाएंगे। मतलब सरकार और कंपनी दोनों का फायदा, और आदिवासियों का क्या? हाँ, यही दावा किया गया। गोंड आधिकारिक और औद्योगिक हितों की अनुकूलता का ये आधिकारिक दावा असल में बिंजवारों जैसी जनजातियों को विश्व बाजार में शामिल करने की दिशा में पहले कदमों में से एक था। रॉयल्टी और अग्रिम ये वन अर्थव्यवस्था में यूरोपीय एजेंसियों की उपस्थिति का संकेत थे। प्रबंधन एजेंसी ने वनवासियों के ज्ञान और तकनीक का इस्तेमाल करके लाख का प्रसार किया और भारी मुनाफा कमाया। क्या सरकार ने बाद में अपने तरीके सुधारने की कोशिश की? हाँ, कि 1919 तक औपनिवेशिक सरकार ये मानने लगी थी कि वन समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके बड़े पैमाने पर प्रसार के लिए अक्षम हैं, इनएफिशिएंट हैं। आरएस ट्रोप, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। आरएस ट्रोप, उन्होंने तर्क दिया कि स्थानीय लाख प्रसार के तरीके कम से कम 2 तरह से अपर्याप्त थे। क्या कमियां बताई उन्होंने? पहला, लाख वाली टहनियों को खोजने में लगने वाला खर्च, और दूसरा, लाख इकट्ठा करने में लगने वाले समय के कारण बड़ी मात्रा में लाख बर्बाद हो जाती है। ट्रूप ने इस पर लिखा है। तो क्या उपाय किए गए? वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां ट्रूप काम करते थे, उन्होंने ये देखने के लिए लाख पर प्रयोग किए कि इन नुकसानों को किस हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि ट्रूप ने खुद बताया, प्रयोगों से लाख के प्रसार की तकनीकों में कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। ट्रूप को लगा कि शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रयोग निचले शिवालिक, लोअर शिवालिक्स में किए गए थे, जो लाख की खेती के लिए शायद सही जगह नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ सुझाव दिए होंगे। हाँ, दिए। उन्होंने कुछ शर्तों का सुझाव दिया जिनके तहत लाख की खेती ज्यादा प्रभावी ढंग से की जा सकती थी, जैसे लाख के पेड़ों की वार्षिक छटाई, एनुअल पोलार्डिंग करना, पेड़ों को खुली जगह में उगाना और पेड़ों को अधिक नियमित रूप से पतला करने, थिनिंग की जरूरत। ये कुछ वांछनीय कदम बताए गए। ट्रूप और उनकी टीम ने 10 साल तक प्रयोग किए। उन्होंने अलग अलग घेरे और उम्र के पेड़ों वाले जंगली इलाकों को पट्टियों में बांटा और अलग अलग समय पर लाख के कीड़े लगाए। हर बार उन्होंने पेड़ से मिलने वाली लाख की मात्रा दर्ज की। इस तरह उन्होंने लाख की कटाई के लिए आदर्श परिस्थितियों का निर्धारण करने की कोशिश की। और इसी दौरान मशीनरी लाने का भी विचार आया? हाँ, जब ये प्रयोग चल रहे थे, तभी मध्य प्रांतों के मुख्य आयुक्त, चीफ कमिश्नर ने लाख की खेती में मशीनरी शुरू करने का प्रस्ताव रखा। उन्हें लगा कि जंगलों में तकनीकी नवाचारों, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस को शुरू करके
लाख का उत्पादन बढ़ सकता है और उत्पादन प्रक्रिया अधिक कुशल हो सकती है। इससे क्या फायदा होता? उनका मानना था कि इससे पूरे मौसम में लाख की रखवाली करने की मेहनत बच जाएगी और श्रम का उपयोग केवल इकट्ठा करने की प्रक्रिया तक ही सीमित रहेगा। लेकिन इससे आदिवासियों के रोजगार का क्या होता? हाँ, ये सवाल उठा। लेकिन मुख्य आयुक्त ने इस बात का खंडन किया कि यदि ऐसा हुआ तो भिंजवारों और गोंडों के रोजगार के अवसर प्रभावित होंगे। उन्होंने उल्टे ये कहा कि इस उपाय से आदिवासी लाख संग्राहकों को प्रबंध एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बेहतर सौदा करने में मदद मिलेगी। ये तो अजीब तर्क है। तो उत्पादन को अधिकतम करने और लाख के मूल्य का आकलन करने के लिए 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कई सरकारी प्रायोजित प्रयोग किए गए। बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने, जरूरी श्रम को कम करने और पेड़ों को चोट कम करने के लिए कई तकनीकों का प्रयास किया गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि सभी प्रयासों की कथित विफलता हुई। एक विशेष लाख अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार ये साबित हो गया कि वनवासियों और किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तरीके ही ज्यादा प्रभावी थे, खासकर उनकी लागत दक्षता कॉस्ट एफिशिएंसी के मामले में। मध्य प्रदेश सचिवालय रिकॉर्ड्स भोपाल MPSR फाइल में इसका जिक्र है। तो फिर यूरोपियन मैनेजरों ने क्या किया? वो स्थानीय तकनीकों को ही अपने संग्रह और उत्पादन प्रणाली में शामिल करते रहे। इसका कारण क्या था? इसका एक मुख्य कारण था अंतर्युद्ध काल में यूरोपीय उद्योग को लाख और शेलैक की निरंतर और तीव्र आपूर्ति, कंटिन्यूअस एंड रैपिड सप्लाई की जरूरत। और इस अवधि में व्यापार की प्रकृति में भी एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया। क्या बदलाव? जबकि 19वीं शताब्दी में देश के बाहर महत्वपूर्ण मात्रा में शेलैक का उत्पादन किया जा रहा था, युद्ध पूर्व और अंतर्युद्ध काल में कुछ शेलैक उत्पादक इकाइयां, शेलैक प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, भीतरी इलाकों के शहरी क्षेत्रों में ही स्थापित हो गईं। भारत में? हाँ, उदाहरण के लिए बिलासपुर डिवीजन के संभागीय वन अधिकारी, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने नोट किया कि बिचौलिए के शुल्कों को कम करने और यूरोप तक माल ढुलाई पर बचत करने के लिए चंपा में एक यूरोपीय फर्म द्वारा एक बटन और शेलैक कंपनी स्थापित की गई थी। बेस्ट ने इसका संदर्भ दिया है। 1940 के दशक तक अकेले छत्तीसगढ़ में 35 शेलैक कारखाने थे जो पूरे देश की 16% लाख का उत्पादन करते थे। प्रांतीय उद्योग समिति रिपोर्ट में यह आंकड़ा है। तो इस यूरोपीय पूंजी के आने से वन समुदायों पर क्या असर हुआ? देखिए, लाख में यूरोपीय पूंजी के प्रवाह ने वन समुदायों को जंगली क्षेत्रों में मौसमी रोजगार, सीजनल एम्प्लॉयमेंट तो जरूर प्रदान किया। लाख उत्पादन के विस्तार ने भूमिया और गोंडो जैसे समुदायों के लिए श्रम के अवसर पैदा किए, जिन्होंने जार्डाइन और स्किनर जैसी प्रबंध एजेंसियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। ये अवसर उनके लिए जरूरी भी रहे होंगे। हाँ, बहुत जरूरी थे। खासकर 1878 में वनों का आरक्षण, रिजर्वेशन के बाद जब वन उपयोग पर कई तरह के प्रतिबंध लग गए थे, तब उनके अस्तित्व के लिए ये अवसर महत्वपूर्ण थे। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू क्या था? इसका पहला प्रतिकूल प्रभाव कारीगर और वनवासियों के बीच के जो पुराने अंतर संबंध थे, इंटरलिंकेजेस, उन पर देखा गया। वनवासी अब स्थानीय कारीगर के बजाय यूरोपीय फर्म के एजेंटों को लाख के आपूर्ति करने लगे। और पट्टेदारी प्रणाली, लीजिंग सिस्टम, उसने जंगलों और श्रम पर इन प्रबंध फर्मों का एकाधिकार, मोनोपोलीज बना दिया। इससे जो छोटे लाख कारीगर थे वो बाजार से बाहर हो गए और इसने आदिवासी लाख संग्राहकों को भी इन यूरोपीय पूंजीवादी फर्मों की दया पर डाल दिया, जिनका मुख्य हित सस्ते श्रम का उपयोग करके लाख का प्रसार और निर्यात करना था। ये एक तरह का शोषण था। तो ये जो गैर इमारती लकड़ी वनोपज थी, MFP, इसका इस्तेमाल एक तरह से एंट्री पॉइंट बन गया। हाँ, बिल्कुल। उपरोक्त चर्चा से ये साफ है कि गैर इमारती लकड़ी वन उपज का उपयोग शाही अनिवार्यताओं द्वारा निर्देशित वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था, ग्लोबल कैपिटल सिस्टम में स्थानीय समाज के चयनात्मक एकीकरण, सिलेक्टिव इंटीग्रेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक प्रवेश बिंदु, एंट्री पॉइंट के रूप में किया गया था। और यही बाधाएं थीं जिन्होंने मध्य प्रांतों में दो अन्य प्रवृत्तियों को भी उजागर किया। वो क्या थी? पहली वो थी जहां औद्योगिक प्रक्रियाओं में वन उपज का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन हुआ। जैसे? इसका सबसे प्रमुख उदाहरण प्रांत का रंगाई उद्योग था, जहां कई प्राकृतिक रंगाई विधियों को विदेशी कपास और सिंथेटिक कपड़ों के लिए रासायनिक रंगों, केमिकल डाइज से बदल दिया गया था।
इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के भीतर एक निश्चित मात्रा में विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जैसा कि तीर्थंकर रॉय ने बताया है। और दूसरी प्रवृत्ति थी स्थानीय कारीगरों को कराधान और उत्पादन की शाही प्रणाली में शामिल करना, इनकॉर्पोरेशन, जैसा कि मध्य प्रांतों के अग्यारियों के मामले में देखा गया था, जिन्हें हमने पहले डिस्कस किया था। तो इन सब अलग-अलग प्रवृत्तियों का निचोड़ क्या था? हालांकि इन विविध प्रवृत्तियों ने एक सामान्य प्रवृत्ति को ही रेखांकित किया, और वो थी औपनिवेशिक मशीनरी के माध्यम से विश्व पूंजीवादी व्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्थानीय परिस्थितियों का हेरफेर, मैनिपुलेशन। और यही उद्देश्य था जिसने सुनिश्चित किया कि न केवल इमारती लकड़ी के पेड़, बल्कि कुछ तथाकथित लघु वन उपज के लिए महत्वपूर्ण पेड़ भी राज्य संरक्षण प्रणाली द्वारा संरक्षित किए जाएं। अब आते हैं सेक्शन 12.33 पर, रीऑर्डरिंग कस्टमरी राइट्स इन फॉरेस्ट्स एंड द कॉमन्स, यानी वनों और चारागाहों में प्रथागत अधिकारों का पुनर्व्यवस्थापन। हाँ, देखिए, ब्रांडिस जैसे लोगों ने वन प्रबंधन के विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन के कुछ प्रयास जरूर किए थे, लेकिन ये तर्क दिया जा सकता है कि वनों पर स्थानीय संस्थागत नियंत्रण के ऐसे तर्कों ने ब्रिटिश शाही वानिकी की जो मूल संरचना थी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। मतलब ऊपरी बदलाव थे बस। हाँ, वास्तव में उन्होंने वन उपयोग की स्थानीय अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चरिंग और बड़े औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में उसके एकीकरण, इंटीग्रेशन का आधार ही बनाया। इसका कोई उदाहरण? मध्य प्रांतों में एक अनोखी व्यवस्था थी निस्तार की। निस्तार, इसे दोबारा सुने, निस्तार। ये प्रथागत उपयोग अधिकारों, कस्टमरी यूज राइट्स से जुड़ी थी। इसका मामला इस बात को काफी हद तक साबित करता है। कैसे? क्या थी ये निस्तार व्यवस्था? यहाँ एक कम्यूटेशन प्रणाली इस्तेमाल की गई। इसने राज्य को वन उपयोग के प्रबंधन में एक सक्रिय भागीदार बना दिया। इस प्रणाली के तहत मूल्यांकन की इकाई घर होती थी, हाउस होल्ड। प्रत्येक घर को सरकार को एक छोटा वार्षिक योगदान, स्मॉल एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, देना होता था। और बदले में क्या मिलता था? बदले में उसे जलाऊ लकड़ी और घास लेने का अधिकार मिलता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ घरेलू जरूरतों, हाउस होल्ड नीड्स के लिए, बेचने के लिए नहीं। लेकिन अधिकारी तो इसे भी विशेषाधिकार ही कहते होंगे। बिल्कुल, अधिकारियों ने इसे भी एक प्रिविलेज ही कहा। इस प्रकार घर को उसके सभी प्रथागत अधिकारों से वंचित कर दिया गया। प्रसाद ने इसका जिक्र किया है। इस अर्थ में प्रांतीय वन नीति ने बाडेन पॉवेल की उसी पारंपरिक स्थिति का पालन किया, जिसने रिवाज को एक विशेषाधिकार के रूप में मान्यता दी, न कि एक अधिकार के रूप में जिसकी स्थानीय लोग मांग कर सकते थे। लेकिन ब्रांडिस की बात का क्या हुआ कि स्थानीय मांगे जरूरी हैं? हाँ, ब्रांडिस की ये मान्यता कि जंगली क्षेत्रों पर औपनिवेशिक नियंत्रण के अस्तित्व के लिए स्थानीय मांगे महत्वपूर्ण थीं, उसको भी कम्यूटेशन प्रणाली के तहत स्वीकार तो किया गया। गुहा जैसे इतिहासकारों ने अक्सर तर्क दिया है कि ब्रांडिस वर्तमान सहभागी वानिकी, पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट्री के जनक थे, जिसने संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFM को चिन्हित किया है। पर इस कम्यूटेशन प्रणाली में दिक्कतें क्या थीं? दिक्कतें घरेलू जरूरतों, हाउस होल्ड नीड्स की परिभाषा से संबंधित थीं। चांदा में जिला प्रशासन ने माना कि प्रत्येक गांव का मूल्यांकन 2 आना प्रति घर, 2 आनास पर हाउस होल्ड पर किया जाएगा। ये निश्चित दर जलाऊ लकड़ी और कोयले के निष्कर्षण पर लागू होगी। मतलब? दूसरे शब्दों में, लोगों को 2 आने मूल्य की जलाऊ लकड़ी, ईंधन और कोयला लेने की अनुमति थी, बस। और बाकी चीजों का, जैसे महुआ, हर्रा, करने वाले घरों द्वारा इस उपज की इतनी ही मात्रा एकत्र की जा सकती थी। प्रसाद ने इसका भी जिक्र किया है। तो मतलब सिर्फ जलाऊ लकड़ी और ईंधन ही जरूरी माने गए? हाँ, केवल जलाऊ लकड़ी और ईंधन को ही घरेलू जरूरतों के लिए आवश्यक माना जाता था, और इसलिए उन पर शुल्क अन्य लघु वन उपज की तुलना में कम दर पे तय किया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी चीजें जैसे अनुष्ठानिक भोजन या शराब बनाने के लिए महुआ या औषधीय हर्रा, इनको विलासता, लग्जरी मान लिया गया। बिल्कुल। और इस सीमित दृष्टिकोण के भीतर अधिकारियों ने ये भी मान लिया कि प्रत्येक घर की जरूरतें समान थीं और खपत का पैटर्न भी एक जैसा था, मात्रा में भी और उपज के प्रकार में भी।
चाहे घर में 4 लोग हों या 8, वे केवल 2 आने के ईंधन और जलाऊ लकड़ी के ही हकदार थे। ये कितना अन्यायपूर्ण और अव्यावहारिक था। हाँ, ये तो बिल्कुल बेतुका लगता है। ने मांग और आपूर्ति के विचारों का उपयोग किया और उन्हें वन उपज के कामकाज और पुनर्जनन रीजनरेशन के खिलाफ संतुलित करके स्थानीय अभ्यास को विनियमित करने की कोशिश की, ताकि राज्य उससे दीर्घकालिक लाभ लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस प्राप्त कर सके। और चरवाहों के अधिकारों का क्या हुआ? चरवाहों के अधिकारों के लिए भी इसी तरह की पुनर्परिभाषा की गई। उनकी आवाजाही मूवमेंट्स को भी नियंत्रित किया गया। जानवरों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाना था। कौन से 2 वर्ग? पहला, कृषकों के मवेशी और कृषि प्रयोजनों के लिए चराई, और दूसरा, पेशेवर चरवाहों और व्यापारियों के मवेशी। और फिर इसमें भी उपवर्गीकरण किया। हाँ, पहली श्रेणी को आगे फिर बांटा गया। स्थानीय विशेषाधिकार प्राप्त चरवाहों के मवेशी और अन्य इलाकों से आने वाले मवेशी। पेशेवर चरवाहों के मवेशियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया था। पहला, किसानों के कृषि मवेशी, जिसमें निजी उपयोग के लिए दुधारू गायें शामिल थीं। दूसरा, लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले दुधारू मवेशी। और तीसरा, चरवाहा लोगों द्वारा लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य मवेशी। प्रसाद ने ये वर्गीकरण दर्ज किया है। ये तो बहुत ही जटिल वर्गीकरण है। इसका मकसद क्या था? मकसद था वाणिज्यिक, कमर्शियल और निर्वाह सब्सिस्टेंस रूपों के बीच एक तीव्र अलगाव, शार्प सेपरेशन करना। हालांकि असलियत में चराई की सामान्य भूमि का जो निर्माण हुआ था, उससे पता चलता है कि चराई और दूध दूहने की गतिविधियों की प्रकृति ऐसी थी कि वाणिज्यिक और निर्वाह आवश्यकताओं के बीच अंतर करना बहुत मुश्किल था। ये एक कृत्रिम विभाजन था। क्या ये सिर्फ मध्य प्रांतों में हुआ? नहीं, चरवाहों और कृषक समाज के बीच इस तरह का अलगाव पंजाब के मामले में भी देखा गया, जहां अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि मवेशियों को केवल घरेलू और कृषि प्रयोजनों के लिए ही चराया जा सकता है। भट्टाचार्य ने इसका संदर्भ दिया है। तो ये सारा पुनर्गठन क्यों किया गया? इस प्रकार का पुनर्गठन राजस्व को अधिकतम करने और पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के जो दीर्घकालिक औपनिवेशिक लक्ष्य थे, उनके अनुरूप किया गया था। और वन कानून इस बड़े गेम प्लान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। ठीक है, तो अब हम लगभग अंत की ओर आ रहे हैं। सेक्शन 12.4 समरी। हमने यूनिट 12 से क्या सीखा? आइए मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराते हैं। Here's where it gets really interesting. हाँ, तो मुख्य निष्कर्ष क्या है? पहला, 19वीं सदी के भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में जंगल एक अभिन्न अंग थे। वो सिर्फ आदिवासियों के लिए ही नहीं, बल्कि किसानों, कारीगरों, चरवाहों जैसे विभिन्न व्यवसायों को सहारा देते थे। ठीक। दूसरा, वनवासियों और अन्य समुदायों के बीच सहयोग और संघर्ष के जटिल अंतर्संबंध मौजूद थे, जैसे हमने गोंड हीर, अगरिया बैगा या लाख रेशम खरीदने वाले कारीगरों के उदाहरण देखें। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के बीच गतिशीलता, मोबिलिटी, कई तरह के आजीविका के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण थी। तीसरा, ये जो वैज्ञानिक वानिकी आई, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, वो वाकई एक औपनिवेशिक जल विभाजक थी, कॉलोनियल वाटरशेड थी। क्यों? क्योंकि इसने वन भूमि और संसाधनों पर राज्य का एकाधिकार स्थापित किया, स्थानीय लोगों के अधिकारों को विस्थापित किया और वैश्विक औद्योगिक पूंजीवाद और शाही हितों की सेवा के लिए स्थानीय अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से पुनर्गठन किया। और ये पुनर्गठन कैसे किया गया? इसके तरीके क्या थे? मैकेनिज्म्स? हाँ, इसके तरीके थे। पहला, राज्य के स्वामित्व का संस्थानीकरण, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ स्टेट ओनरशिप। भले ही ब्रांडिस बनाम बाडन पावल जैसे आंतरिक मतभेद थे, अंततः राज्य का नियंत्रण ही स्थापित हुआ। और ब्रांडिस के जो थोड़े नरम विचार थे, उनका उपयोग अंततः स्थानीय तत्वों को इसी पूंजीवादी प्रोजेक्ट में शामिल करने के लिए किया गया। दूसरा, औपनिवेशिक जरूरतों यानी राजस्व और नियंत्रण के अनुसार प्रथागत अधिकारों जैसे निस्तार या चराई के नियम, इनका संशोधन किया गया, मॉडिफिकेशन ऑफ कस्टमरी राइट्स। अक्सर जरूरतों को बहुत संकीर्ण रूप से परिभाषित किया गया और निर्वाह और वाणिज्यिक उपयोगों को कृत्रिम रूप से अलग कर दिया गया। और तीसरा, MFP यानी लघु वन उपज
और स्थानीय कौशल का वैश्विक बाजारों में चयनात्मक एकीकरण, सिलेक्टिव इंटीग्रेशन। जैसे लाख का उदाहरण हमने देखा, इसने अक्सर स्थानीय कारीगरों को विस्थापित किया और वनवासियों की निर्भरता बढ़ाई। कहीं-कहीं प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन जैसे रंगों का, और कहीं निगमन, इनकॉर्पोरेशन जैसे अगरिया का भी हुआ। और क्या ये प्रभाव हर जगह एक जैसा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि प्रभाव एक समान नहीं था। इम्पैक्ट वॉजंट यूनिफॉर्म। ये शाही लक्ष्यों और स्थानीय व क्षेत्रीय कारकों की परस्पर क्रिया, इंटरैक्शन के आधार पर भिन्न-भिन्न था। So what does this all mean for a UPSC aspirant? यूनिट 12 का ये जो गहन विश्लेषण हमने किया, ये पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक नीति और समाज के बीच कितने जटिल संबंध हैं, ये दर्शाता है। बिल्कुल। और वन अधिकारों, जनजातीय कल्याण, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और संसाधन प्रबंधन से संबंधित जो समकालीन मुद्दे हैं, कंटेम्पररी इश्यूज, उनका विश्लेषण करने के लिए इन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, जैसे औपनिवेशिक वन कानूनों के पीछे का क्यों, वाई, अगर हम समझें तो वो आज के आधुनिक पर्यावरण कानूनों और संघर्षों को समझने में मदद करता है। सही बात है। और जो बारीकियां हमने डिस्कस की, जैसे औपनिवेशिक जल विभाजक पर बहस, या लाख व्यापार या निस्तार अधिकारों जैसे विशिष्ट उदाहरण, या फिर अहीर और बंजारों जैसे समूहों की अलग-अलग भूमिकाएं, इनको समझना मेंस के उत्तरों के लिए विश्लेषणात्मक कौशल, एनालिटिकल स्किल्स को मजबूत करेगा और प्रीलिम्स के तथ्यों के लिए भी संदर्भ प्रदान करेगा। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये भारत के सामाजिक आर्थिक ताने बाने, सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक को समझने के लिए फाउंडेशनल नॉलेज है। हम सभी सुनने वालों को दृढ़ता से प्रोत्साहित करेंगे कि इस विस्तृत अन्वेषण को, इस चर्चा को फिर से सुने या देखें। हाँ, और सोचते रहें। सोचिए कि औपनिवेशिक नीतियों ने आज के वन परिदृश्यों को कैसे आकार दिया है। वर्तमान वन शासन, फॉरेस्ट गवर्नेंस के लिए हम क्या सबक सीख सकते हैं। ये ज्ञान हमें सूचित दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है, जो न केवल यूपीएससी के लिए बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी महत्वपूर्ण है। What's fascinating here is the continuity and change in these issues. जो मुद्दे तब थे वो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। बदले वे जरूर है, पर हैं। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत सत्र आप सबके लिए मूल्यवान रहा होगा। अगर आपको ये मददगार लगा तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही गहन विश्लेषण के लिए सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखते रहें, सवाल करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।